बीमारी के साथ पूरा शरीर विज्ञान, पूरा औषध विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं आपको, है? RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है, ESO पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, ESR नॉर्मल आ जाता है। ये एक साथ ही बढ़ते हैं, ये ESR भी एक साथ बढ़ता है, RA फैक्टर भी बढ़ता है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। किसी किसी को यूरिक एसिड नॉर्मल होता है एकदम, और RA फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। और आपको इस स्थिति में हाथ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं, उनको प्राणायाम कराना अत्यंत आवश्यक है। आधा घंटा से लेकर के, जब हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो 1 घंटा कराते हैं, और 6 महीने से लेकर के, मैं कहता हूं ना, प्राणायाम का और औषधियों का लाभ 1 दिन में तो लाभ शुरू हो जाता है, 3 दिन में सामान्य। 9 महीने, जब किसी को बहुत ज्यादा अर्थराइटिस होता है, आप बोले देखो जो आपको करीब 9 महीने आपको औषधि करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने में पूरे शरीर का ढांचा तैयार होता है। जब उसके पूरे शरीर में अर्थराइटिस घुस गया है, एक एक सेल में, अर्थराइटिस में क्या होता है ये तो बताए लक्षण, ये कारण क्या होता है, ये तो लक्षण है ना, RA फैक्टर बढ़ गया, ये ESO बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ESR आदि बढ़ गया। ये बढ़ते क्यों हैं? ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं। पुराने हड्डियों के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस होने से हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बॉडी में हर लेवल पर चल रहा है, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम में, ब्रेन में भी, हार्ट में भी, लीवर में भी, किडनी में भी, ब्लड में भी, बोन्स में भी, स्किन में भी। स्किन में भी कभी मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म स्किन में भी, मेटाबॉलिज्म बॉडी में भी। अब कहते हैं ना मोटापा बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म इसका बॉडी का वीक पड़ गया। तो जो शरीर में खा रहे हैं जितना आवश्यक है उतना शरीर में जो है फैट आदि रहना चाहिए, बाकी सब निकल जाना चाहिए। तो बॉडी एक्सेस रूप में फैट को जो है डिपॉजिट करने लगती है, तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म इसका वीक हो गया है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जैसे आपके जो स्किन जो है गड़बड़ होने लगती है, जब जल्दी जल्दी चमड़ी उधड़ने लगे तो क्या है, उसको बोलते हैं सोराइसिस हो गया। तो ये स्किन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, 10% हमारे हड्डियों की कोशिकाएं पुरानी खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। करीब 3 से 6 महीने के अंदर चमड़ी पुरानी उधड़ जाती है, नई आ जाती है। इतनी धीरे स्लो प्रोसेस से आती है, इसलिए मैं कहता हूं रगड़ रगड़ के ना हो। तो ये स्क्रब लगाने की जरूरत क्या है? पुराने जो स्किन सेल हैं जब रगड़ करके नहाते हैं तो अपने आप निकल जाते हैं, नए आते रहते हैं। कहते हैं सांप केंचुली छोड़ता है, अरे सांप केंचुली नहीं, आदमी भी अपने केंचुली छोड़ता है। ये तो सांप को तो हमने वो तो एक साथ छोड़ता है, उसको कोई स्नान आदि थोड़ी कराता है, तो वो तो अपने एक साथ छोड़ देता है, और उसके नीचे नहीं आ जाती है तो ऊपर वाली चमड़ी हट जाती है उसकी। हम भी केंचुली छोड़ते रहते हैं, कुछ ज्यादा केंचुली छोड़ने लगे तो फिर सोराइसिस हो जाता है। ज्यादा केंचुली छोड़ने लग गए, चमड़ी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, तो क्या हो गया? सोराइसिस। अब उसको ठीक कैसे करना? मैंने बोला था सारी बीमारियां कहां से होती है? पेट से, लीवर से, सारे स्किन डिजीज। और सारे स्किन डिजीज ही नहीं, सारी हड्डियों की बीमारी किससे होती है? लीवर से। अब कहते हैं इसमें किसकी कमी आ गई? कैल्शियम की कमी आ गई, प्रोटीन्स की कमी आ गई। दर्द 2 जगह होता है, एक तो मसल्स में पेन होता है। मसल्स में पेन तब होता है जब आपके जो है प्रोटीन्स पूरे बॉडी को नहीं मिलते। हड्डियों में कब होता है? जब ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है। 10% मैंने कहा बोन मास हमेशा। हाँ, मैंने आपके पुराने मसल्स, पुराने आपके जो है स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कुछ सेल्स जैसे ब्रेन सेल्स परिवर्तित होते रहेंगे तो आदमी की मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रेन सेल वो नहीं होते, चेंज नहीं होते।
जैसे हड्डी के जो ऊपर वाले सेल है ना, ये चेंज नहीं होते, वो तो रहते ही हैं। अंदर के जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। बोन, अंदर का बोन मास, बोन मेरो, ये चेंज होता रहता है। और इतना जल्दी होता है कि मैंने कहा 10% तो रोज चेंज होता है, हर रोज इतना फास्ट चेंज होता है। इसलिए थोड़े थोड़े कैल्शियम की रोज जरूर कहते हैं, 1.5 ग्राम कैल्शियम रोज मिलना चाहिए, इतना आयरन रोज मिलना चाहिए। तो अब सबसे ज्यादा फास्ट क्या चीज चेंज होती है बॉडी के अंदर? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ये शरीर की फौज है। जैसे फौज हमारी हमेशा बुढ़ी रहती है कि जवान, फौज जवान ही रहेगी, बुढ़े कहां लड़ेंगे सीमाओं के ऊपर। तो हमारी शरीर की फौज क्या है? जवान रहनी चाहिए। और वो क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। वो कितनी देर में चेंज हो जाते हैं? 24 घंटे में। 24 घंटे में चेंज हो जाते हैं। अब इसको बोलते हैं, देखो हमारी जानकारी के बिना जो काम शरीर में ना हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री सिस्टम, और जो हमारी जानकारी के बिना शरीर में काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। ऑटोमेटिक हो रहा है सब, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, अपने आप चेंज हो रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आदमी के बस में हो तो आदमी तो इतना बावड़ा है, अरे बोलो मत हो भाई, तेरे कारण से यदि शरीर चले तो आदमी पता नहीं क्या उथल पुथल करवा दिया अपने अंदर ही। तो भगवान ने कुछ सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक कर रखा है। तो 99% शरीर में चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। हमारा ब्रेन, हमारी आईज, हमारी नाक से सूंघना, कान से सुनना, आंख से देखना, दिमाग से सोचना, फिर हार्ट का इनर फंक्शन, लिवर किडनी का अंदर का फंक्शन, फिर चमड़ी का, हड्डियों का। खैर, तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म, खास करके अर्थराइटिस में जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, ये कंट्रोल होता है प्राणायाम से, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म। और वही वो लीवर से। अब कोई कहे, अब जैसे आपको गांव की कोई बुढ़ी आ जाए कि बेटा आपको बोले कि बेटे मेरे गोडों में दर्द है, मेरी दवाई दे दे, तो आप उसको दवाई तो दे दोगे कि ठीक है माता जी, ये चंद्र प्रभावटी लेकर के जाओ, ये योगराज गुगुल लेकर के जाओ, और ये वातारी चूर्ण ले जाओ। ज्यादा ही पुराना दर्द है तो आप उसको कहेंगे हड्डियां कमजोर हो गई, कार्टिलेज घिस गए, तो आप उसको जो है महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, उसको प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, और मुक्ता शुक्ति भस्म भी 10 ग्राम दे दो। मुक्ता शुक्ति, शंख कपर्दक, ये सब जो है हड्डियों को मजबूत करते हैं। वैसे भी ये हड्डियां ही तो होती हैं। शंख किसकी हड्डी है? एक जीव है, वो मर गया तो शंख बन गया। कोड़ी क्या है? वो एक जीव है, मर गया, उसकी हड्डी है। मुक्ता शुक्ति क्या है? सीप है, उसकी ऊपर की हड्डी है, अंदर से सीप उसकी मर गई तो उसका बन गया। तो मुक्ता शुक्ति, शंख कपर्दक, ये हड्डियों की, इनमें फास्फोरस पूरा होता है, फास्फोरस इसमें पूरा होता है, तो हड्डियों की कमी को पूर्ति करते हैं। तो फिर जो कार्टिलेज घिसते हैं उसमें एक तो कैल्शियम की कमी होती है, दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे? ज्यादा भी प्रोटीन, हाँ ज्यादा प्रोटीन देने से भी फिर दर्द बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रोटीन, बैलेंस प्रोटीन, बैलेंस। ये तो उसको आपने दे दिया कि माता जी ये चंद्र प्रभावटी ले लेना, योगराज गुगुल ले लेना, और शिलाजीत दे दो। शिलाजीत और हल्दी नेचुरल स्टेरॉइड होता है शिलाजीत में और हल्दी में। शिलाजीत, हल्दी और गुगुल, ये हमने पहली बार करीब 20 साल पहले टेस्ट किया। एक आदमी ने मेरे से बोला, बाबा जी आपकी औषधियों में तो स्टेरॉइड है। मैं एकदम चौंका, भाई हमने तो स्टेरॉइड की शक्ल ही नहीं देखी। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की औषधियों में, पतंजलि की औषधियों में कुछ अपनी चीजें ऐसी हैं जो पतंजलि में बनाते हैं, ज्यादातर औषधि अपनी दिव्य फार्मेसी में बनती है। तो अहमदाबाद में एक बहुत पुरानी लैब है, काफी पुरानी होगी है, शायद 50-60 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा है, गीता लैबोरेटरीज है। तो मैं खुद उस लैब में गया, मैंने कहा भाई मेरी आंखों के सामने देखो। तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा, गूगल टेस्ट करें तो उसमें स्टीराइड, महावात विध्वंसन टेस्ट करें तो उसमें स्टीराइड, चंद्र प्रभावटी करे तो उसमें स्टीराइड, शिलाजीत करे तो उसमें स्टीराइड, फिर मैं अपने साथ में लहसुन लेके गया था उसमें स्टीराइड। अरे मैंने कहा भैया तो नेचुरल मामला है। तब मैंने पहली बार कहना शुरू किया था, उससे पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, लोग आयुर्वेद को बदनाम करते रहते थे। तो मैंने पहली बार तब कहना शुरू किया था कि हल्दी, लहसुन
और इसमें जो भी हमारे जो है पारद योग हैं, माने जो भी जो है पारद और ये जो है अपनी गंधक, पारद और गंधक के योग से कज्जली से जो भी बनी हुई औषधि होगी उसमें स्टीराइड होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। चलो, ये एक नया विषय आ गया। जो भी कज्जली से बना हुआ होगा, जिसमें शिलाजीत, जिसमें गुग्गुल, जिसमें लहसुन, इसमें स्टीराइड होता है। और इसीलिए और हल्दी में तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसी पीक आती है जो केमिकल वाला स्टीराइड होता है ना, उसमें जैसी पीक आती है ना, डालते ही लैब के अंदर ऐसी पीक आती है। मैं खुद रहा पूरे दिन भर लैब में, सारे दिन भर यही कर्मकांड चलता रहा। मैंने कहा देखो ये है क्या मामला, नहीं तो कल को कोई आरोप लगाए तो अपने को पता तो होना चाहिए ना। लेकिन नेचुरल स्टीराइड में और केमिकल से वाला जो स्टीराइड होता है उसमें अंतर यह होता है कि केमिकल वाला स्टीराइड हड्डियों को कमजोर करता है, डायबिटीज कर देता है लंबे समय तक लो तो। लेकिन ये जो नेचुरल स्टीराइड है ये हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटीज हो जाए तो उसको ठीक करता है। अच्छा, डायबिटीज क्या मीठा खाने से होती है? डायबिटीज होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती ना, माने जब तक किसी को डायबिटीज नहीं है तब तक मीठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस। तो डायबिटीज होती किससे? डायबिटीज होती है तीखी चीजें खाने से। डायबिटीज होती है एलोपैथी की लगातार दवा खाने से। डायबिटीज होती है तनाव से। जब तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं ना, तो उससे जो शरीर के अंदर जो पॉइजन निकलता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या हमारे शरीर में? एक तो है लीवर, एक है पेनक्रियाज, फिर उसके बाद है किडनी, फिर उसके बाद आते हैं। तो जितना भी स्ट्रेस है, तीखी चीजें हैं, एलोपैथी की दवाइयां हैं, ये सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर करती हैं? सबसे पहले असर करती हैं एलोपैथी की दवाइयां पेनक्रियाज पर। तो आजकल जो नए लोगों को डायबिटीज हो रहा है, ना माँ को डायबिटीज है, ना बापू को डायबिटीज, ना दादा दादी, 7 पीढ़ियों को डायबिटीज नहीं है, और बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। क्यों? एलोपैथी की दवा लगातार खाने से। डायबिटीज का कारण बता दे रहा हूं, बीपी, शुगर, यही तो बड़ी बीमारियां हैं। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा, वात, पित्त, कफ रोग, फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मोटापा और फिर स्ट्रेस। यही तो 7 बीमारियां बड़ी हैं। खैर, तो डायबिटीज का कारण कोई पूछे ना आपसे, डायबिटीज का क्यों हो गई मेरे को, तो बोले डायबिटीज होने के, डायबिटीज जो है कोई खान पान, सामान्य रूप से खान पान से नहीं होती है। डायबिटीज का जो बड़ा कारण है वो है एलोपैथी की दवाइयां। डायबिटीज का बड़ा कारण है स्ट्रेस और गुस्सा, रिएक्शन। ये जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, बात बात में झड़प रहती है, तो ज्यादा गुस्सा करने से, ज्यादा तनाव में रहने से, एलोपैथी की दवाइयां खाने से, और ज्यादा तीखी चीजें खाने से। लोग मीठी चीजें खाने से कहते हैं, मीठी चीज खाने से शुगर नहीं होती, तीखी चीज खाने से शुगर होती है। जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें खाते हैं, तीखी चीजें जो हमारे सबसे पहले पेनक्रियाज पर, उसके बाद हमारे लीवर पर, उसके बाद हमारी आंतों पर, फिर किडनी पर, और फिर स्किन आदि चीजों पर असर करती हैं तीखी चीजें। खैर, तो मैं जोड़ों के दर्द के लिए आपको दवाई बता रहा था, फिर एक के बाद दूसरी चीजें सहयोगी भी साथ साथ में बता दे रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर के लिए तो आपको मुक्तावटी और वो बता ही चुके हैं, लौकी का जूस और अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, पानी का की मात्रा पूरी सेवन करना। शुगर के लिए मधुनाशिनी और खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस, और बाकी प्राणायाम, कपालभाति, मंडूकासन, और मोटापा के लिए अभी बताएंगे। तो अर्थराइटिस के लिए हमारा चल रहा था, तो अर्थराइटिस के लिए औषधियों में, अब गोडों में दर्द हो रहा, मैं कह रहा था बुढ़िया माता आई तो आपने उसको चंद्र प्रभावटी बताई और योगराज गुगुल दे दिया, और साथ में जो है ज़्यादा ही दर्द था तो आपने शिलाजीत दे दिया। शिलाजीत रसायन सबसे अच्छा है। शिलाजीत रसायन दे सकते हैं, अश्वशिला भी दे सकते हैं। अश्वशिला जो है हड्डियों को, मैं एक तो कह रहा था हड्डियों में दर्द होता है, एक होता है मसल्स में दर्द, एक होता है नस नाड़ियों में दर्द। ये 3 ही तरह के दर्द ज्यादा होते हैं। अब 80 प्रकार की बात रोको, उस तरह से नहीं समझोगे, मैं आपको सामान्य रूप से समझा रहा हूं। तो इसमें ये दो ओझे, आपने उसको कहा कि माता जी कपाल भाती करना वो कहेगी बाप बेटा दर्द तो मेरे गोड्डे में,
तो कपालभाति मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है। तो पेट में तो गड़बड़ नहीं, लेकिन आपके गोड्डा घिसा है, तो इसमें क्या चाहिए? एक तो कार्टिलेज बनने चाहिए। तो कार्टिलेज किससे बनेंगे? प्रोटीन से। हड्डी किससे मजबूत होगी? कैल्शियम से। खून भी कम हो जाता है ज्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। आप देखें, 2 लोगों को हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जाता है, एक तो किडनी के पेशेंट का और दूसरा आर्थराइटिस के पेशेंट का। तो उसको बोलो माताजी खून का दौरा अच्छा होगा कपालभाति करेगी तो। दूसरा, कपालभाति करने से प्रोटीन और कैल्शियम ये पूरा मिलना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये तीनों पूरे मिलेंगे तो आपका कार्टिलेज पूरा बन जाएगा। तो घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं।